राग दरबारी श्रीलाल शुक्ला का दूसरा पार्ट। थाना शिवपालगंज में एक आदमी ने हाथ जोड़कर दरोगा जी को कहा, आजकल होते होते कई महीने बीत गए। अब हुजूर हमारा चालान करने में देर ना करें। मध्यकाल का कोई सिंहासन रहा होगा जो अब घिसकर आराम कुर्सी बन गया था। दरोगा जी उस पर बैठे भी थे, लेटे भी थे। यह निवेदन सुना तो सिर उठाकर बोले, चालान भी हो जाएगा, जल्दी क्या है, कौन सी आफत आ रही है। आदमी आन कुर्सी के पास पड़े हुए एक प्रगैत साहिक मोड़े पर बैठ गया और कहने लगा, मेरे लिए तो आफत ही है। आप आप चालान करें तो झंझट मिटे। दरोगा जी भुनभुनाते हुए किसी को गाली देने लगे। थोड़ी देर में उसका यह मतलब निकला कि काम के मारे नाक में दम है। इतना काम है कि अपराधियों की जांच नहीं हो पाती, मुकदमों का चालान नहीं हो पाता, अदालतों में गवाही नहीं हो पाती। इतना काम है कि सारा काम ठप पड़ा है। मोड़ा आराम कुर्सी के पास खिसक आया। उसने कहा, हुजूर, दुश्मनों ने कहा शुरू कर दिया है कि शिवपालगंज में दिन दहाड़े जुआ होता है। कप्तान के पास एक गुमनाम शिकायत गई है। वैसे भी समझौता साल में एक बार चालान करने का है। इस साल का चालान होने में अभी देर है। इसी वक्त हो जाए तो लोगों की शिकायत भी खत्म हो जाएगी। आराम कुर्सी ही नहीं, सभी कुछ मध्यकालीन था। तखत, उसके ऊपर पड़ा हुआ दरी का चिथड़ा, कलमदान, सूखी हुई स्याही की दवातें, मुड़े हुए कोने वाले मटमैले रजिस्टर, सभी कुछ कई शताब्दी पुराने दिख रहे थे। यहाँ बैठकर अगर कोई चारों ओर निगाह दौड़ाता तो उसे मालूम होता वह इतिहास के किसी कोने में खड़ा है। अभी इस थाने के लिए फाउंटेन पेन नहीं बना था। उस दिशा में कुल इतनी तरक्की हुई थी कि कलम सरकंडे का नहीं था। यहाँ के लिए अभी टेलीफोन की इजाद नहीं हुई थी। हथियारों में कुछ प्राचीन राइफलें थीं जो लगता था गदर के दिनों में इस्तेमाल हुई होंगी। वैसे सिपाहियों के साधारण प्रयोग के लिए बांस की लाठी थी, जिसके बारे में एक कवि ने बताया कि वह नदी नाले पार करने में और झपट कर कुत्तों को मारने में उपयोगी साबित होती है। यहाँ के लिए अभी जीप का अस्तित्व नहीं था। उसका काम करने के लिए 2-3 चौकीदारों के प्यार की छांव में पलने वाली घोड़ा नाम की एक सवारी थी, जो शेर शाह के जमाने में भी हुआ करती थी। थाने के अंदर आते ही आदमी को लगता था कि उसे किसी ने उठाकर कई 100 साल पहले फेंक दिया है। अगर उसने अमरीकी जासूस उपन्यास पढ़े हों तो वह बिलबिलाकर देखना चाहता कि उंगलियों का निशान देखने वाले शीशे, कैमरे, वायर वायरलेस लगी हुई गाड़ियों, ये सब कहाँ है। बदले में उसे सिर्फ वह दिखता जिसका जिक्र ऊपर किया जा चुका है। साथ ही एक नंग धड़ंग लंगोट बंद आदमी दिखता जो सामने इमली के पेड़ के नीचे भंग गोट रहा होता। बाद में पता चलता कि वह अकेला आदमी 20 गांवों की सुरक्षा के लिए तैनात है, और जिस हालत में जहां है वहां से उसी हालत में वह 20 गांवों के अपराध रोक सकता है। अपराध हो गया हो तो उसका पता लगा सकता है, और अपराध ना हुआ हो तो उसे करा सकता है। कैमरा, शीशा, कुत्ते, वायरलेस उसके लिए वर्जित है। इस तरह थाने का वातावरण बड़ा ही रमणीक और बीते दिनों के गौरव से अनुकूल था। जिन रोमांटिक कविताओं की बातें दिनों की याद सताती हैं, उन्हें कुछ दिन रोके रखने के लिए यह थाना आदर्श स्थान था। जनता को दरोगा जी और थाने के 10-12 सिपाहियों से बड़ी बड़ी आशाएं थी। 250-300 गांवों के उस थाने में अगर 8 मील दूर किसी गांव में नकब लगे तो विश्वास किया जाता था कि इनमें से कोई ना कोई जनता को दरोगा जी और थाने के 10-12 सिपाहियों से बड़ी बड़ी आशाएं थी। 250-300 गांव में उस थाने में अगर 8 मील दूर
किसी गांव में नकब लगे तो विश्वास किया जाता था कि इनमें से कोई ना कोई उसे देख जरूर लेगा। 12 मील की दूर पर अगर रात के वक्त डाका पड़े तो इनसे उम्मीद थी कि ये वहां डाकुओं से पहले ही पहुंच जाएंगे। इसी विश्वास पर किसी भी गांव में इक्का दुक्का बंदूकों को छोड़कर हथियार नहीं दिए गए थे। हथियार देने से डर था कि गांव में रहने वाले असभ्य और बर्बर आदमी बंदूकों का इस्तेमाल सीख जाएंगे, जिससे वे एक दूसरे की हत्या करने लगेंगे, खून की नदियां बहने लगेंगी। जहां तक डाकुओं से उनकी सुरक्षा का सवाल था, वह दरोगा जी और उनके 10-12 आदमियों की जादूगरी पर छोड़ दिया गया था। उनकी जादूगरी का सबसे बड़ा प्रदर्शन खून के मामले में होने की आशा की जाती थी, क्योंकि समझा जाता था कि इन 300 गांवों में रहने वालों के मन में किसके लिए घृणा है, किससे दुश्मनी है, किसको कच्चा चबा जाने का उत्साह है। इसका वे पूरा पूरा ब्यौरा रखेंगे और पहले से ही कुछ ऐसी तरकीब करेंगे कि कोई किसी को मार ना सके, और अगर कोई किसी को मार दे तो वे हवा की तरह मौके पर जाकर मारने वाले को पकड़ लेंगे, मरे हुए को तो कब्जे में कर लेंगे, उसके खून से तर मिट्टी को हानि में भर लेंगे और उसके मरने का दृश्य देखने वालों का हित को दिव्य दृष्टि देंगे, ताकि वे किसी भी अदालत में जो कुछ हुआ है उसका महाभारत के संजय की तरह आंखों दिखा हाल बता सके। संक्षेप में, दरोगा जी और उनके सिपाहियों को वहां पर मनुष्य नहीं बल्कि अलादीन के चिराग से निकलने वाले दैत्य समझकर रखा जाता गया था। उन्होंने इस तरह रखकर 1947 में अंग्रेज अपने देश चले गए थे, और उसके बाद ही धीरे धीरे लोगों पर यह राज खुलने लगा था कि ये लोग दैत्य नहीं हैं बल्कि मनुष्य हैं, और ऐसे मनुष्य हैं जो खुद दैत्य निकालने की उम्मीद में दिन रात अपना अपना चिराग घिसते रहते हैं। शिवपालगंज के जुआरी संघ के मैनेजिंग डायरेक्टर के चले जाने पर दरोगा जी ने एक बार सिर उठाकर चारों ओर देखा। सब तरफ अमन था। इमली के पेड़ के नीचे भंग घोटने वाला लंगोट बंद सिपाही जब नजदीक रखे हुए एक शिवलिंग पर भंग चढ़ा रहा था, घोड़ों के घोड़े के पट्टुओं पर एक चौकीदार खरहरा रहा था, हवालत में बैठा हुआ एक डकैत जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, बाहर फाटक पर ड्यूटी देने वाले सिपाही निश्चय ही रात को मुस्तैदी से जागने के लिए एक खंबे से के सहारे टिककर सो रहा था। दरोगा जी ने ऊँघने के लिए पलक बंद करना चाहा, पर तभी उनको रुपन बाबू आते हुए दिखाई पड़े। वे भुनभुनाए कि पलक मारने की फुर्सत नहीं है। रुपन बाबू के आते ही वे कुर्सी से खड़े हो गए और विनम्रता सप्ताह बहुत पहले बीत जाने के बावजूद उन्होंने विनम्रता के साथ हाथ मिलाया। रुपन बाबू ने बैठते ही कहा, रामाधीन के यहाँ लाल स्याही से लिखी हुई एक चिट्ठी आई है। डाकुओं ने 5,000 रुपए मांगा है। लिखा है अमावस की रात को दखीखन वाले टीले पर। दरोगा जी मुस्कुराकर बोले, यह तो स्याह बड़ी ज्यादती है। कहाँ तो पहले ही डाकू नदी पहाड़ लांघकर घर पर रुपए लेने आते थे, अब वे चाहते हैं कि कोई उन्हीं के घर जाकर रुपया दे आवे। रुपन बाबू ने कहा, जी हाँ, वह तो देख रहा हूँ, डकैती ना हुई रिश्वत हो गई। दरोगा जी ने भी उसी लहजे में कहा, रिश्वत, चोरी, डकैती, अब तो सब एक हो गया है, पूरा साम्यवाद है। रुपन बाबू बोले, पिताजी भी यही कहते हैं। वे क्या कहते हैं? ही कि पूरा साम्यवाद है। दोनों हंसे। रुपन बाबू ने कहा, नहीं, मैं मजाक नहीं करता। रामधीन के यहाँ सचमुच ही एक ऐसी चिट्ठी आई है। पिताजी ने मुझे इसीलिए भेजा है। वे कहते हैं कि रामधीन हमारा विरोधी है तो क्या हुआ, उसे इस तरह ना सताया जाए।
बहुत अच्छी बात कहते हैं, जिससे बताइए उससे कह दूं। रुपन बाबू ने अपने घड़ी में धसी हुई आंखों को सिकोड़कर दरोगा जी की ओर देखा। दरोगा जी ने भी उन्हें घूर कर देखा और मुस्कुरा दिए। बोले, घबराइए नहीं, मेरे यहाँ होते हुए डाका नहीं पड़ेगा। रुपन बाबू धीरे से बोले, सो तो मैं जानता हूँ यह चिट्ठी जाली है, जरा अपने सिपाहियों से भी पूछवा लीजिए। शायद उन्हीं में से किसी ने लिख मारी हो। ऐसा नहीं हो सकता, मेरे सिपाही लिखना नहीं जानते, एक आध हैं जो दस्तखत बर कर लेते हैं। रुपन बाबू कुछ और कहना चाहते थे, तब तक दरोगा जी ने कहा, जल्दी क्या है, अभी रामदीन को रिपोर्ट लिखाने दीजिए, चिट्ठी तो सामने आए। थोड़ी देर दोनों चुप रहे। दरोगा जी ने फिर कुछ सोचकर कहा, सच पूछिए तो बताऊं, मुझे तो इसका संबंध शिक्षा विभाग से जान पड़ता है। कैसे? और शिक्षा विभाग से भी क्या, आपके कॉलेज से जान पड़ता है। रुपन बाबू बुरा मान गए। आप तो मेरे कॉलेज के पीछे पड़ गए हैं। मुझे लगता है कि रामधीन के घर यह चिट्ठी आपके कॉलेज के किसी लड़के ने भेजी है। आपका क्या ख्याल है? आप लोगों की निगाह निगाह में सारे जुर्म स्कूली लड़के ही करते हैं। रुपन बाबू ने फटकारते हुए कहा, अगर आपके सामने कोई आदमी जहर खाकर मर जाए तो आप लोग उसे भी आत्महत्या ना मानेंगे, यही कहेंगे कि इसे किसी विद्यार्थी ने जहर दिया है। आप ठीक कहते हैं रुपन बाबू, जरूरत पड़ेगी तो मैं ऐसा ही कहूंगा। मैं बख्तावर सिंह का चेला हूँ, शायद आप यह नहीं जानते। इसके बाद सरकारी नौकरी की बातचीत का वही अकेला मंजुमन खुल गया कि पहले की सरकारी नौकरी कैसे होती थी और आज के कैसे हैं। बख्तावर सिंह की बात हुई। दारोगा बख्तावर सिंह एक दिन शाम के वक्त अकेले लौट रहे थे। उन्हें झगरू और मंगरू नाम के दो बदमाशों ने बाग में धरकर पीट लिया। बात फैल गई, इसीलिए उन्होंने थाने पर अपने पिट जाने की रिपोर्ट दर्ज करा दी। दूसरे दिन दोनों बदमाशों ने जानकर उनके पैर पकड़ लिए। कहा, हुजूर माई बाप हैं, गुस्से में औलाद माँ बाप के नालायकी कर बैठे तो माफ किया जाता है। बख्तावर सिंह ने माँ बाप का कर्तव्य पूरा करके उन्हें माफ कर दिया। उन्होंने औलाद का कर्तव्य पूरा करके बख्तावर सिंह के बुढ़ापे के लिए अच्छा खासा इंतजाम कर दिया। बात आई गई हो गई, पर कप्तान ने इस पर ऐतराज किया कि तुम अपने ही मुकदमे की जांच कामयाबी से नहीं करा सकते तो दूसरा कैसे बचाएगा? अंधेरा तट हो, क्या हुआ? तुम किसी को पहचान नहीं पाए तो तुम किसी पर शक करने के कौन रोक सकता? तब बख्तावर सिंह ने तीन आदमियों पर शक किया। उन तीनों की झगरू और मगरू से पुश्तैनी दुश्मनी थी। उन पर मुकदमा चला। झगरू और मगरू ने बख्तावर सिंह की ओर से गवाही दी, क्योंकि मारपीट के वक्त वे दोनों बाग में एक बड़े ही स्वाभाविक कारण से यानी पखाने की नीयत से गए थे। तीनों को सजा हुई। झगरू मगरू के दुश्मनों का यह हाल देखकर इलाके की कई औलादें बख्तावर सिंह के पास आकर रोज प्रार्थना करने लगी कि माई बाप, इस बारे में हमें भी पीटने का मौका दिया जाए। पर बुढ़ापे का निभा करने के लिए झंगरू और मंगरू काफी थे। उन्होंने औलादें बढ़ाने से इनकार कर दिया। रप्पन बाबू काफी देर हंसते रहे। दरोगा जी खुश होते रहे कि रप्पन बाबू एक किस्से में ही खुश होकर हंसने लगे हैं। दूसरे की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरा किस्सा किसी दूसरे लीडर को हंसाने के काम आएगा। हंसना बंद करके रुपन बाबू ने कहा, तो आप उन्हीं बख्तावर सिंह के चेले हैं? था, आजादी मिलने के पहले था, पर अब तो हमें जनता की सेवा करनी है, गरीबों का दुख दर्द बांटना है नागरिकों के लिए। रुपन बाबू उनकी बाह छूकर बोले, छोड़िए, यहाँ मुझे और आपको छोड़कर तीसरा कोई भी सुनने वाला नहीं है। पर वे ठंडे नहीं पड़े, कहने लगे,
मैं तो यही कहने जा रहा था कि मैं आजादी मिलने के पहले बख्तावर सिंह का चेला था। अब इस जमाने में आपके पिताजी का चेला हूँ। रुपन बाबू विनम्रता से बोले, यह तो आपकी कृपा है, वरना मेरे पिताजी किस लायक हैं। वे उठ खड़े हुए। सड़क की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, लगता है रामाधीन आ रहा है, मैं जाता हूँ। इस डकैती वाली चिट्ठी को जरा ठीक से देख लीजिए। रुपन बाबू 18 साल के थे। वे स्थानीय कॉलेज की 10वीं कक्षा में पढ़ते थे। पढ़ने से और खास तौर से 10वीं कक्षा में पढ़ने से उन्हें बहुत प्रेम था, इसीलिए वे उसमें पिछले 3 साल से पढ़ रहे थे। रुपन बाबू स्थानीय नेता थे। उनका व्यक्तित्व इस आरोप की काट देता था कि इंडिया में नेता होने के लिए पहले धूप में बाल सफेद करने पड़ते हैं। उनके नेता होने का सबसे बड़ा आधार यह था कि वे सबको एक निगाह से देखते थे। थाने में दरोगा और हवालात में बैठा हुआ चोर दोनों उनकी निगाह में एक थे। उसी तरह इम्तिहान में नकल करने वाला विद्यार्थी और कॉलेज में प्रिंसिपल उनकी निगाह में एक थे। वे सबको दयनीय समझते थे, सबका काम करते थे, सबसे काम लेते थे। उनकी इज्जत थी कि पूंजीवाद के प्रति दुकानदार उनके हाथ सामान बेचते नहीं, अर्पित करते थे, और शोषण के प्रतीक इक्के वाले उन्हें शहर तक पहुंचाकर किराया नहीं आशीर्वाद मांगते थे। उनकी नेतागिरी का प्रारंभिक और अंतिम क्षेत्र वहां का कॉलेज था, जहां उनका इशारा पाकर सैकड़ों विद्यार्थी तिल का ताड़ बना सकते थे और जरूरत पड़े तो उस पर भी चढ़ सकते थे। वे दुबले पतले थे, पर लोग उनके मुंह नहीं लगते थे। वे लंबी गर्दन, लंबे हाथ और लंबे पैर वाले आदमी थे। जान नायकों के लिए उल जलूल और नए ढंग की पोशाक अनिवार्य समझकर वे सफेद धोती और रंगीन बूट शर्ट पहनते थे और गले में रेशम का रुमाल लपेटते थे। धोती का कोच उन्हें कंधे पर पड़ा रहता था। वे देखने में उनकी शक्ल एक घबराए हुए मरियल बछड़े की सी थी, पर उनका रोब पिछले पैरों पर खड़े हुए एक हिनहिनाते हुए घोड़े का सा जान पड़ता था। वे पैदाइशी नेता थे क्योंकि उनके बाप भी नेता थे। उनके बाप का नाम वैद्य था। पाठ समाप्त।